हेलो स्टूडेंट, सभी को 26 जनवरी का शुभकामनाएं। आइए इस अवसर पर हम एक मैथमेटिक्स में 10th क्लास के लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको बताने जा रहे हैं, जिसका वेटेज मैट्रिक में 10 नंबर तक की होती है। आइए हम इस बात को लेकर के आगे की ओर समझते हैं। यह 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे मैट्रिक, बिहार बोर्ड, चाहे कोई भी बोर्ड हो, एगो ग्राफ और एक लैंग्वेज प्रॉब्लम इससे जरूर पूछे जाते हैं। आइए हम सबसे पहले यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या। आइए समझते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका नाम ही है दो चर वाले। सबसे पहला सवाल आता है बाबू, चर क्या है? चर क्या है? चर राशि। तो चर राशि क्या है बाबू? तो अल्फाबेट के कोई भी डिजिट हो जाए तो उसे हम चर राशि कहते हैं बाबू। जैसे ए बी सी डी डॉट डॉट डॉट, 26 लेटर में से कोई भी लेटर हो सकता है। दूसरा है अचर राशि। दूसरा है अचर राशि। अचर राशि कहने का मतलब रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का कोई भी अंक रह जाए तो उसे हम अचर राशि कहते हैं। बाबू जी से ध्यान दो, 1 हो गया, 2/3 हो गया, 1.5 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ये सब क्या है? अचर राशि। अब इसी से मिला करके चर और अचर बात आपको समझ में आ रही है। इस चैप्टर में पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक बात आप जान रखिए कि हर चीज के नाम में ही उसका गुण छिपा हुआ होता है। हर चीज का नाम में ही उसका गुण छिपा हुआ होता है बाबू, ध्यान दिया जाए। नाम में ही इसका गुण छिपा है। नाम है बाबू दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी जिसमें दो गो चर राशि रहे तो उसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे हम आपको एक एग्जांपल लेकर के दिखा रहे हैं। जैसे रह गया 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू द 0। अब एक नाम है बाबू कि एक चर और दो गो चर। जब दो गो चर मिल गया तो इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। और जब रह गया बाबू x प्लस 2 इज इक्वल टू द 0, अगर एक चर रह गया इक्वेशन में तो उसको हम एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। समीकरण कब कहते हैं? कि जब x फंक्शन इज इक्वल टू द 0 हो जाए। हम आपको पॉलिनोमियल में हाल फिलहाल में हम पढ़ा रहे थे कि कोई भी पॉलिनोमियल है वह एक फंक्शन है। जैसे x प्लस 2 क्या है बाबू? एक फंक्शन है। लेकिन जब यह फंक्शन 0 के इक्वल हो जाए तो उसको हम समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? समीकरण। यानी कहने का मतलब कि fx इज इक्वल टू द 0 हो जाए तो उसको हम बोलते हैं समीकरण। उसे क्या बोलते हैं बाबू? समीकरण। अब आगे ध्यान दीजिए, जब एक चर हो गया तो उससे एक चर रहेगा तो उसको हम बोलते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। दो गो रह गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण। अगर यह 3 गो रह गया, 3 रह गया तो उसे हम तीन चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। अगर एक चर, दो चर, तीन गो चर रह गया बाबू तो उसे हम तीन चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। अगर 4 गो रह गया तो चार चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। और जे गो चर रह गया, जे चर वाला हम रैखिक समीकरण कहते हैं। ये बातें क्लियर हो गया? जितना चर उतना रैखिक समीकरण होता है बाबू। बात समझ में आ गया? जितना चर राशि होगा उसका उतना ही रैखिक समीकरण होता है। आगे ध्यान दीजिए, जे चर है जे चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। हमने के चैप्टर का नाम ही है दो चर वाले रैखिक समीकरण। समीकरण के मतलब तो हम लोगों को समझ में आ गया है कि इक्वल टू 0। समीकरण के मतलब कि इक्वल टू 0। समीकरण का मतलब होता है इक्वल टू 0।
लेकिन रैखिक के मतलब क्या होता है, जब इसका हम ग्राफ खींचते हैं ना तो ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा में आता है, इसलिए इसको हम रैखिक कहते हैं, लीनियर कहते हैं। इसीलिए इसका पूरा नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका चेहरा मोहरा होता है बाबू कि 2x + 3y प्लस 6 इज इक्वल टू द 0। ये कोई जरूरी नहीं है, इसका चेहरा हम कह सकते हैं कि ax + by + c इज इक्वल टू द 0। यानी a b c ये सब क्या है बाबू, अचर राशि है। अचर राशि है, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ गया? यानी ए बी सी अचर राशि है, यह कुछ भी हो सकता है। तो जब दो गो चर हो गया तो उसको हम दो चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। तीन गो चर हो गया, तीन चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। जे गो चर हो गया, जे चर वाला हम रैखिक समीकरण कहते हैं। बात क्लियर हो गया भाई? जे गो चर रह गया, हम जे चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। बात क्लियर हो गया भाई? जे गो चर, जे चर वाला हम रैखिक समीकरण इसको कहेंगे। लेकिन अब वहां पर जैसे हम लोग पॉलिनोमियल में पढ़ रहे थे तो x के मान को हम कह रहे थे शून्य। क्या कह रहे थे बाबू? शून्य। अंग्रेजी में जीरोज कहते थे। लेकिन यहाँ पर x और ध्यान दीजिए, यहाँ पर x और y z जो आता है अचरवन x और y, तो यहाँ पर ये कहना है तो यहाँ पर x के मान को हम भाई x के मान को शून्यक न कह के यहाँ पर इसको हल कहेंगे। क्या कहेंगे? हल कहेंगे या सॉल्यूशन कहेंगे या मूल कहेंगे। बात क्लियर हो गया बाबू? यहाँ x और y के मान को क्या कहेंगे? सॉल्यूशन, हल या मूल कहते हैं। बात क्लियर हो गया? यहाँ तक समझने में कोई कष्ट नहीं, स्पष्ट। लेकिन इस पर कहानी है भाई, कहानी है कि जे गो चर है उसका उतना ही हल होता है। जे गो चर है उसका उतना ही हल है होता है। जैसे दो गो चर है तो दो हल, तीन गो चर है तो तीन हल, चार गो चर है तो चार हल। जे गो चर रह जाए उसका उतना ही हल होता है। जे गो चर रह जाए उसका उतना ही हल होता है। लेकिन कहानी है बाबू, लेकिन ओकरो में कंडीशन है कि जे गो चर है उसका उतना ही हल तब ये होगा जब उसके उतने समीकरण दिया हुआ। जैसे आपको दिखा रहे हैं कि 2x + 3 इज इक्वल टू द 0। पूछेगा के करके वो हल होगा, के वो सॉल्यूशन होगा बाबू? तो इसके एक और केवल एक हल होंगे, काहे कि इसमें एक वो चर यूज किया गया है। जैसे तो यहाँ पर इसको हल कैसे करते हैं, तो 2x + 3 को हम लिख सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू द -3, तो x इज इक्वल टू द -3/2। ये आसानी से हल हो जाते हैं। कहानी ये कहना है भाई कि जे वो चर रह गया उसका उतना ही हल होता है, लेकिन कंडीशन है उसका उतना ही हल तब ये होगा जब उसके उतने समीकरण दिए हुए हो। तो अगर उसके उतने समीकरण दिए हुए हो तब उसके उतने हल होते हैं। अब आइए कहानी को और समझा रहे हैं हम। अब सर सवाल है कि जे को चर है उसका उतना ही हल होगा। तो अब कहना है कि सर अगर दो चर वाला समीकरण दिए हुए रहे आ एक ही वो समीकरण देले रहे तो के गो हल होती सर? तब आंख मूंद के आप कह दीजिए कि उसका एक ही अनंत हल होगा। अब काहे होगा? तो कहने का मतलब हमारी बात बाबू कि अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया हुआ है तो ऐसा वैसा दो गो समीकरण रहेगा, तब हम दो गो हल प्राप्त कर सकते हैं। अगर तीन चार वाला समीकरण है, अगर तीन समीकरण नहीं दिया हुआ हो तो उसको हम पूरी तरह से हल नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहानी कहता है भाई कि चार चार वाला रैखिक समीकरण हो, अगर चार गो
समीकरण नहीं दिया गया है तो उसके हम 4 उत्तर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक ही समीकरण दे करके आपसे सवाल पूछ दिया जाए या एक भी समीकरण घट जाए तो आप कह सकते हैं कि उसके अनंत हल होंगे। कहानी है सर कि 2-4 वाला रैखिक समीकरण में आप कह रहे हैं कि एक ही हल होगा सर, कहने का मतलब अनंत हल होगा। जैसे हम आपको एग्जांपल लेके दिखाते हैं कि 2x + 3y = 5 लेकिन इसके कैसे कह रहे हैं आप सर कि अनंत हल होगा? तो 3y बराबर हम लिख सकते हैं 5 - 2x, तब y = 5 - 2x/3। अब कहना ये है बाबू कि हम x के वैल्यू तो मन से कुछो भी सोच सकते हैं, x के वैल्यू तो मन से अनंत तक सोच सकते हैं, तब y की वैल्यू भी मन से अनंत तक प्राप्त होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर दो एको गो समीकरण घट गया तो आप कह दीजिए कि अनंत हल होता है। यहां तक बातें समझ में आ गया। लेकिन कहानी है सर कि सर एकरा में हम 2-4 समीकरण 2-2 समीकरण देले रहेगा तो उसके अनंत हल कैसे होंगे? 2 समीकरण है तो उसको हम हल कैसे करेंगे बाबू? तो जब 2 समीकरण है तो उसको हल करने के लिए 2 मेथड आपके पास होते हैं। कितने मेथड बाबू? 2 मेथड होते हैं। अगर 2 समीकरण है और उसको हल प्राप्त करना है बाबू तो उसके 2 मेथड होते हैं। पहला नाम है, पहला आप विधि से अलजेब्रिक विधि यानी बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं और दूसरा बाबू ग्राफीय विधि से। समझ गए? एक बीजगणितीय विधि से और दूसरा आप हल कर सकते हैं ग्राफीय विधि से। समझ गए? बीजगणितीय विधि में भी कई तरह से इसको आप बना सकते हैं, प्रोसेस है। पहला के नाम है लुप्तीकरण विधि। पहला का नाम क्या है भाई? लुप्तीकरण विधि। दूसरा है प्रतिस्थापन लुप्तीकरण को ही हम विलोपन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लुप्तीकरण को ही विलोपन विधि कहते हैं। विलोपन के अंग्रेजी में हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। दूसरा है बाबू प्रतिस्थापन विधि यानी इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन मेथड भाई? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा है बरसगुणन विधि। तीसरा है बाबू बरसगुणन विधि। बरसगुणन विधि मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चौथा है बाबू तुलनात्मक विधि यानी कंपैरिजन मेथड। अब पांचवा है अनुपात निर्णय विधि रेशियो मेथड। पांचवा रेशियो मेथड और दूसरा है ग्राफीय मेथड। हम इसको या तो बीजगणितीय विधि या तो ग्राफीय विधि से हम सीख सकते हैं। इसको 2 विधियों से हल करते हैं। तो हम आइए हम एक एक करके सब विधि को समझ लेते हैं आज, फिर लास्ट में हम ग्राफीय विधि पर भी आएंगे। आज ग्राफ बनाने के लिए भी आपको सिखाया जाएगा भाई। तो आइए हम सबसे पहला विधि उठाते हैं जिसका नाम है लुप्तीकरण विधि। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि 2-4 वाला रैखिक समीकरण का चेहरा मोहरा होता है बाबू ax + by + c = 0। a1 ab1 c1 मान लेते हैं। a2x + b2y + b2y + c2 = 0। c2 = 0। बाबू ध्यान दो यहाँ पर। अब कहने का मतलब ही तो एक साथ दिखा रहे हैं कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब है जो अचर राशि है। यानी a1 b1 c1 a2 b2 c2 के स्थान पर कोई भी रियल वास्तविक संख्या हो सकता है। जैसे 2x + 3y + 5 = 0 और रह गया कि 3x + 2y + 6 = 0। बात क्लियर हो रहा है बाबू? इसका चेहरा मोहरा इस टाइप से दिए हुए रहेंगे।
तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप इसी प्रकार के होते हैं। बात क्लियर हो गया बाबू? यहां तक बातें समझ में आ गया ना? जब यहां तक बातें आपको समझ में आ गया है तो ध्यान दीजिए आगे की हम बात को बढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिए। कहना ये है बाबू, कहना ये है, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, यहां तक बातें समझ में आ गया। तो अब हम चर्चा करते हैं जरा सा बीजगणितीय विधि पर। हम लुप्तीकरण विधि, तीनों विधि से जनरली आपको एग्जाम में यही तीन विधि से क्वेश्चन पूछेगा, यही तीन विधि से पूछेगा, लुप्तीकरण विधि, प्रतिस्थापन विधि, बृहस्गुणन विधि। आइए हम एक क्वेश्चन लेकर के इसको तीनों विधियों से बनाने के विधि की चर्चा करेंगे, फिर ग्राफीय विधि पर आएंगे और एक एक करके समझेंगे। आइए देखते हैं आगे की ओर बात है। आइए समझते हैं। पहला विधि का नाम है लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण विधि, लुप्तीकरण विधि में आते हैं भाई और इसको समझने का प्रयास करते हैं हम। चलिए आइए तीनों विधियों से बनाने के लिए आपको सिखा रहे हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन लेकर के आते हैं, जैसे मान लीजिए आप ही के पास क्वेश्चन है कि 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। और एक रह गया बाबू कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन है। आइए लुप्तीकरण विधि से आपको हम यह मेथड को समझा रहे हैं कि सर लुप्तीकरण विधि से इसको कैसे हल किया जाएगा। तो आइए इसको नाम दीजिए आप समीकरण फर्स्ट, इसको नाम दे दिए समीकरण सेकेंड। अगर आपको लुप्तीकरण विधि से बनाना है बाबू, अगर आपको लुप्तीकरण विधि से बनाना है तो सबसे पहले आपको मन में ये सोचना होगा कि हम x को लुप्त करें, एलिमिनेट करें कि y को एलिमिनेट करें। अगर आपको जिसको भी एलिमिनेट करना, एलिमिनेट करने का मतलब छिपाना है यानी काटना हो, जिसको आपको एलिमिनेट करना है, छिपाना हो या काटना हो, तो सबसे पहले कंडीशन कहता है बाबू कि दोनों को बराबर होना चाहिए, एगो प्लस में एगो माइनस में होना चाहिए, तब यह बराबर हो सकता है और नहीं तब यह कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। यानी दोनों बराबर होना चाहिए और या तो प्लस में होना चाहिए या तो माइनस में। आइए हम कहानी बताते हैं, यहां पर समझिए। जैसे हम मान लेते हैं हमें बाई काटना है, क्या काटना है बाबू? बाई को। तब बाई को काटना है तो सबसे पहले सेम करना है। तो एगो सिंपल सा फंडा बताते हैं कि सेम कैसे होगा। सेम कैसे होगा भाई? तो सेम करने के लिए कहता है सिंपल एगो तरीका, ऐसा तो रूल नहीं कहता है कि एकर वाला गुणांक से इसमें गुना कर दीजिए और ओकर वाला गुणांक से एकरा में गुना कर दीजिए। तो इसमें 2 से गुना कर दिए और इसमें गुना कर दिए बाबू 3 से, इसमें 2 से या इसमें 3 से। तो जब गुना किए हैं तो गुना करेंगे, जो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा सेकेंड में 3 से गुना कर फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर। बात क्लियर हो गया बाबू? अब आइए इसको हम गुना करते हैं तो 4 दूनी के 8x, 3 दूनी के 6y,
4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9x, 3 दूनी के 6y, 8 तिहाई 24। यहां तक बातें समझ में आ रही है। पहला क्या करना है, हमने के कंडीशन कहता है भाई, पहला कहता है कि पहले तो दोनों सेम होना चाहिए। जिसको आपको काटना है उसको सबसे पहले आप सेम कीजिए, एगो प्लस में रहना चाहिए और एगो माइनस में रहेगा, तब यह कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो आइए अब यहाँ पर दोनों तो सेम हो गए हैं, लेकिन कैसे कटेगा भाई, तब बियादरी इसका चेंज करना होगा, यानी इसके जात को चेंज करना होगा, साइन को चेंज करना होगा। तब प्लस है तब माइनस हो गया, इसको चेंज कर दीजिए माइनस, इसको चेंज कर दीजिए, चेंज कीजिएगा तो सभी में नहीं तो कोई में नहीं। आइए 6y से 6y कट गया, इसको घटाइएगा तो -1 से -1 से इज इक्वल टू द -12। तो एक माइनस माइनस प्लस x बराबर बाबू आ गया कितना 12। तो ये बहुत आसान मेथड है, x बराबर 12। अब यह x का मान बाबू, अगर x का मान कोई भी समीकरण में हम रख देते हैं, x का मान कोई भी समीकरण में रख देते हैं तो हमें y का मान मिल जाता है। जैसे बाबू ध्यान दीजिए कि 4x प्लस 3y इज इक्वल टू द 6, हमने के पास है, x का वैल्यू रख दीजिए तो 4 गुने 12 प्लस 3y बराबर 6, 12 चौको 48 प्लस 3y बराबर 6, प्लस में ही पटी माइनस में, तो 3y बराबर 6 माइनस 4a, 3y इज इक्वल टू द -42, काट दीजिए 14 या 42, यानी y इज इक्वल टू द -14। समझ में आ गया, y इज इक्वल टू द -14। यहां तक बातें समझ में आ गया। कहना यह है भाई, फिर से हम इस प्रोसीजर को समझा रहे हैं कि अगर लुप्तीकरण विधि से आपको बनाना हो, अगर लुप्तीकरण विधि से बनाना हो तो सबसे पहले आपको मन में यह विचार करना होगा कि हम x को काटे कि y को काटे, और जिसको काटना हो उसको सबसे पहले आप बराबर कीजिए, और एगो प्लस और एगो माइनस में रहेगा तब यह कटेगा, और नहीं तो नहीं कटेगा बाबू। तो आइए जैसे 3y है 2y है, हमरा सेम करना है, तो हम तरीका तो ऐसा नहीं करता है कि एकर गुणांक इसमें गुना कर दीजिए और ओकर वाला इसमें गुना कर दीजिए, दोनों ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, दोनों ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है बाबू। और दोनों ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे तो ध्यान दीजिए क्या होगा, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे तब देखेंगे कि साइन प्लस और माइनस में है कि नहीं। तो हम देखिए का किए कि एकर वाला गुणांक उसमें और ऊपर वाला से एकरा में गुना कर दिए, यानी ऊपर वाला में 2 से या नीचे वाला में 3 से। मैथ कहता है कि एक सीधा वाला काम नहीं करना है, करो तो सब में नहीं तो कोई में, ना तो गुना करेंगे तो सब में। तो क्या हो गया भाई, गुना करेगा तो 4 दूनी के 8x, 3 दूनी के 6y, 6 दूनी के 12, 3 तिहाई 9x, 3 दूनी के 6y, 8 तिहाई 24। अब क्या करेंगे भाई, साइन चेंज करेंगे, तो y से y कट गया, इसको घटाइएगा तो -x, इसको घटाते हैं तो -12, माइनस माइनस प्लस, तो x बराबर आ गया भाई 12। अब x के मान इस समीकरण कोई समीकरण में रख दीजिए, चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड में, तो आपको y का मान ऑटोमेटिक मिल जाएगा बाबू। तब 4x प्लस 3y बराबर 6, x का मान 12 रखते हैं तब बच्चों को 48 प्लस 3y बराबर 6, ई वाला प्लस में ई पटी माइनस में 3y बराबर -42 हो जाएगा भाई। तब y इज इक्वल टू द -14। यहां तक बातें समझ में आ गया। आइए लुप्तीकरण विधि आपको एक संक्षेप में कहानी को हमने समझा दिया है। अब आगे हम लेके आते हैं इसी प्रॉब्लम को हम लेकर के आते हैं बाबू प्रतिस्थापन विधि से।
आइए प्रतिस्थापन विधि आप भले ही बदल दीजिए लेकिन आंसर नहीं बदलता है। विधि आप भले ही बदल दीजिए लेकिन आंसर बदलने वाला नहीं है। जैसे हम यही क्वेश्चन को बना लेते हैं, जैसे 3x प्लस 4x प्लस 3y इज इक्वल टू द 6, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू द 8। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड। देखिए प्रतिस्थापन के मतलब क्या होता है भाई? प्रतिस्थापन के मतलब है कि किसी को हटा करके उसके स्थान को ग्रहण कर लेना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी को घर पर गए उसको भगा दिए और ओकरे ही डेरा डाल दिए, तो इस विधि का नाम होता है प्रतिस्थापन विधि। जैसे बाबू ध्यान दो, तो हम इसमें कुछ नहीं करते हैं, कोई एक समीकरण में से x या y के मान निकालो और दूसरा में डालो, यानी पहला में से निकाला दूसरा में डालो या दूसरा में से निकालो पहला में डालो, यानी एगो में से निकालो और दूसरा में डालो, यही नाम है प्रतिस्थापन विधि भाई। तो आइए हम समीकरण फर्स्ट से पढ़ रहे हैं। समीकरण फर्स्ट से बाबू, फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट से हम क्या कर रहे हैं कि आइए हम x का मान निकालते हैं भाई। x का मान ना तो y के मान निकाल लीजिए, जिसका मन करे उसका। जैसे ध्यान दीजिए कि 4x प्लस 3y इज इक्वल टू द 6, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू द 6। तो यहां से हल करते हैं तो 4x इज इक्वल टू द 6 माइनस 3y, तो x इज इक्वल टू द 6 माइनस 3y बटे 4। x का मान निकल गया भाई, एकरा नाम दिए समीकरण थर्ड। अब इस समीकरण थर्ड हम निकाले कितना में से? फर्स्ट में से। अब इसको डालेंगे कितना में? सेकंड में से। या तो आप सेकंड से निकालिए तो फर्स्ट में डालिए, या फर्स्ट से निकालिए तो सेकंड में डालिए, यही प्रोसेस आपको चलते रहना चाहिए। तो आइए समीकरण 3 का मान हम रख रहे हैं 2 में। समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, 2 में रख रहे हैं भाई। 2 क्या है? 2 है कि 3x प्लस 2y बराबर 8, 3x प्लस 2y बराबर 8। अब ध्यान दीजिए 3 और x का वैल्यू हो जाता है 6 माइनस 3y बटे 4। क्लियर भाई? अब प्लस 2y बराबर 8। यहां तक समझ में आ रही है आप लोगों को बातें? चलिए गुना करते हैं, तो इसको गुना करते हैं, इसमें बाबू फिर जाएगा, इसमें गुना हो गए तो 18 माइनस 9y बटे 4 प्लस 2y बराबर 8। आइए यहां तक समझ में आ रही है आप लोगों को? अब आगे हम इसे इधर की ओर देखते हैं, इधर की ओर देखते हैं भाई। यहां से ध्यान दीजिए, अब इसमें 4 एलसीएम आप लीजिए। जब हम 4 एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम तो 4 है बाबू, तो 4 एकम 4 और इसका कुछ नहीं, तो एलसीएम है 1। अब आइए एलसीएम है 1, एलसीएम 4 लेते हैं तो 18 माइनस 9y और ये वाला जाएगा क्रम गुना हो गए तो प्लस 8y इज इक्वल टू द 8। कोई दिक्कत रे भाई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए इसको गुना कीजिए आप तो 18 माइनस 22 इज इक्वल टू द 32। तो 22 को ही पट जाइए, 18 माइनस 32 बराबर 22। तो 22 बराबर हो गया बाबू, ध्यान दीजिए -14। कंप्लीट हो गया, y बराबर -14। अभी y के मान कोई समीकरण में रख दीजिए तो आपको x का मान 100% मिल जाएगा बाबू। तो आइए हम y का मान आज हम रखते हैं समीकरण 3 में। तो y का मान
समीकरण 3 में रखने पर 3 पर रखिए तो क्या है बाबू, x इज इक्वल टू द 6 माइनस 3/4। तो 6 माइनस 3 अब y की वैल्यू हम लोग लाए हैं -14/4। तो 6 माइनस माइनस प्लस 14 यहां तक कोई दिक्कत भाई? तो इसको क्या कीजिए आपकी जोड़िए तो हो जाता है 48/4। तो 12 चौको 48 आंसर होगा 12। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया आपको? यहां तक समझ में आइए एक बार फिर से हम प्रतिस्थापन विधि को समझाते हैं। प्रतिस्थापन विधि आइए इस विधि को हम फिर से समझाते हैं। इस विधि में कहता है बाबू एगो में से निकालो और दूसरा में डालो, या तो पहला में से निकालो और दूसरा में डालो, या तो दूसरा में से निकालो पहला में डालो। यही कहता है प्रतिस्थापन विधि। तो जैसे ध्यान दीजिए आप बाबू, ध्यान देने वाली बात है कि समीकरण फर्स्ट से हमने निकाल लिया 4x + 3y बराबर 3y इज इक्वल टू द 6। दूसरा है 3x + 2y इज इक्वल टू द 8। हम समीकरण फर्स्ट से x के वैल्यू निकालते हैं। तब 4x + 3y इज इक्वल टू द 6 से यहां से x के वैल्यू निकालेगा तो 3y ऊपर जाएगा। तब 4x इज इक्वल टू बराबर 6 माइनस 3y। तो x इज इक्वल टू द 6 माइनस 3y/4। अब यहाँ पर x के मान सेकंड में रख दीजिए। समीकरण सेकंड है कि 3x + 2y बराबर 8। 3x के वैल्यू 6 माइनस 3y/4 प्लस 2y बराबर 8। यहाँ पर 4 एलसीएम लीजिए तो आ गया है 4 18 माइनस 9/4 दूनी के 8। तो 18 में 9 गो बाई में से 8 गो बाई घटेगा तो बच जाएगा कितना बाबू -y। तो 18 माइनस बाई आई वाला भागा में 3 पट्टी गुना में 32 में आ गया। 32 को पट्टी बाई को पट्टी भेज दिए यानी y इज इक्वल टू द -14। y के मान हम रख दिए समीकरण से थर्ड में। x इज इक्वल टू द 6 माइनस 3y/4। तो 6 माइनस 3 अब y के वैल्यू कितना -14 तो माइनस 42 42 और 6 48/4 यानी 12 आंसर आएगा। यहां तक बातें क्लियर हो गया भाई? समझ में आ गया? तो आइए इसी प्रॉब्लम को हम अब जरा सा बना के देखते हैं ब्रजगुणन विधि से। इसको बनाते हैं भाई ब्रजगुणन विधि से। तो आइए हम ब्रजगुणन विधि से इसको बनाने के हम तरीके बताते हैं। ब्रजगुणन विधि से हम बनाते कैसे हैं बाबू? ब्रजगुणन विधि से हम बनाते कैसे हैं आइए इसको देखते हैं। ब्रजगुणन विधि आइए बहुत आसान विधि है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि। इस विधि में हमको बताते हैं फंडा बाबू कि ये जो देखते हैं ना कि ax + by बराबर c पट्टी रहता था, एक फंडा यही रखिएगा कि बराबर में 0 हो जाए। जो भी पार्टी कांस्टेंट है उसको इस तरह के चेहरवा ला करके इसको हम हल करते हैं। कौन विधि से बाबू? ब्रजगुणन विधि से। इसको हल करते हैं ब्रजगुणन विधि से। आइए ब्रजगुणन विधि में जैसे ही आपके पास क्वेश्चन था कि 4x + 3y इज इक्वल टू द 6, हम 6 को ही पट ले आएंगे यानी कि 4x + 3y -6 इज इक्वल टू द 0। क्लियर? हमने समीकरण तैयार कर लिया। दूसरा को क्यों वैसे ही कि 3x + 2y -8 इज इक्वल टू द 0। समीकरण दोनों हमको मिल गया है। हमें दोनों समीकरण मिल गया है बाबू। जब दोनों समीकरण मिल गया है तो इसमें कुछ मत कीजिए आप, हम आपको प्लेटफॉर्म बता रहे हैं कि अंतिम दाने से 2 को पकड़ लीजिए, कोफिशिएंट को पकड़ के रखिए यानी कि 3 2 -6 -8
क्लियर बाबू। अंतिम गणेश से गुणनकवा को पकड़ के रख दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए भाई, इसके बाद कहता है कि शुरू दने से गुणनकवा के पकड़ के रख दीजिए। तो शुरू दने से तय हो गया 4 3 3 2। बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। इसके बाद हम भाई क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद हम क्रॉस करेंगे। क्रॉस कर लिए भाई, क्रॉस कर लिए। अब ये जो गैप है इसमें x का वैल्यू x रखते हैं, इसमें y, इसमें 1। यहां तक कोई डाउट नहीं भाई, दम आसान है, पहला क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम फुल डिटेल में बताना चाह रहे हैं। तो जब यह x का मान अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये दोनों तिरछा तिरछी के गुना करके एकर गुणनफल को हम घटाएंगे, यानी कि -8 गुने 3 घटाओ -6 गुने 2। बात क्लियर हो गया बाबू, बराबर बाई बटे एकरा दोनों के गुना करिए तो -6 गुने 3 घटाओ -8 गुने 4। बात क्लियर हो रहा है बाबू। इसको हल कीजिए तो 1 बटे तिरछा तिरछी गुना ही करना है, ध्यान दीजिए, तिरछा तिरछी गुना ही करना है बाबू। तो एकरा गुना करिए तो 4 दूनी के 8 -3 तियाई 9। यहां तक बातें आप लोगों को समझ में आ रही है। तो जब यहां तक बातें समझ में आ रही है तो आइए एक स्टेप्स और लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं भाई। तो इसको सोल्व करना है तो -24 माइनस माइनस +12 इज इक्वल टू द बाई बटे -18 माइनस माइनस 8 चौको 32 1 बटे -1। यहां तक बातें समझ में आ रही है। तो जब यहां तक बातें आपको समझ में आ रहा है बाबू, तो आइए इसको हम और बनाते हैं। हाँ आइए, अब इसको देखिए, इसको सोल्व कीजिए आगे से कि हम लोगों को मिला क्या बाबू, हम लोगों को मिला कि x बटे -24 में 12 जोड़ते हैं तब -12 आता है इज इक्वल टू द, इसको सोल्व करते हैं तब बाई बटे इसको जोड़िए तो आ जाता है बाबू 14 प्लस में 14 इज इक्वल टू द, हमको मिला है 1 बटे -1। अब कुछ मत कीजिए, इस सब एक दूसरे के बराबर है तब बराबर कीजिए, यानी x बटे -12 इज इक्वल टू द -1/8। गुना कर दीजिए तो x इज इक्वल टू द +12 y इज इक्वल टू द -14, यानी x और y का मान हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। किसके विधि से, बरसगुणन विधि के मदद से। यहां तक बातें समझ में आ गया रे भाई, यहां तक तो बातें आपको समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, तब ज्यादा आपको कंप्लीटेड हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं बरसगुणन विधि से, एक क्वेश्चन और लेते हैं बरसगुणन विधि से। जैसे रह गया 3x + 4y इज इक्वल टू द 8। आगे हम ले लेते हैं 2x + 5y इज इक्वल टू द 6। हम बरसगुणन विधि से ही बनाना चाहते हैं भाई, ताकि जो इक्वल टू है इसको ही पट लिया है ना, यानी -8 - 6 इज इक्वल टू द 0। बात क्लियर हो गया भाई। अब क्या कीजिए कि इसको पीछे से क्रॉस पकड़ लीजिए, गुणांक को पकड़ के लिख दीजिए, यानी कि 4 और -4 बटे 4 और 5 -8 -6। अब आगे से पकड़ के लिख दीजिए, तो ये हो गया 3 2 4 5। बात क्लियर हो गया। अब इसमें तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तिरछा तिरछी तिरछा तिरछी
गुना कीजिए तिरछा तिरछी, x हो गया, y हो गया, y1 हो गया, x बटे गुना कीजिए -24 माइनस प्लस 40 इज इक्वल टू द, इसको गुना कीजिए y बटे माइनस 8 दूनी के -16 प्लस 36 18 इज इक्वल टू द 1 बटे 15 माइनस 8, इसको सोल्व कीजिए तो x बटे 16 इज इक्वल टू द y बटे 2 इज इक्वल टू द 1 बटे 7। अब तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, सिंपल सा आंसर आ गया है। अब आंसर आ गया, अब सब कांस्टेंट एक दूसरे के बराबर है तो बराबर कराइए, x बटे 16 इज इक्वल टू द 1 बटे 7 तो x बराबर 16 बटे 7। यहाँ पर आइए कि y बटे 2 इज इक्वल टू द 1 बटे 7 तो y इज इक्वल टू द 2 बटे 7 तो x और y के वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया बाबू? समझ में आ गया तो ठीक है। अब अगले वीडियो में